दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस विषय का एमपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मॉडल पेपर का दोस्तों ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा है, राजनीति शास्त्र बस का नहीं, अन्य सब्जेक्ट चाहे हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, जो भी आपके सब्जेक्ट हो सभी विषय का आपको क्या है मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करके जरूर रखना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। इसके साथ ही इस बात का भी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस अध्याय से हमसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस अध्याय से हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जा रहा है तो उसका आपको अंदाजा हो जाएगा, और क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको मॉडल पेपर जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन आपको क्या अलग से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभी विषय के मॉडल पेपर की तैयारी करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो बस आपको क्या है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन में बताऊंगा, अथवा शायद प्रश्नों को क्या उत्तर भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो कंप्लीट आपकी क्या है तैयारी हो जाएगी। इससे पहले मैंने दोस्तों हिंदी, इंग्लिश और आपके इतिहास विषय के मॉडल पेपर सॉल्यूशन बताए थे, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, या मॉडल पेपर की अलग से प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख लीजिएगा। सभी प्रश्नों का हम उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक पहले से लेकर हमारे अंतिम जो प्रश्न क्रमांक 23वें तक क्वेश्चन का कवर करेंगे उत्तर, अथवा शायद यहाँ कवर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं सही विकल्प। सही विकल्प पहला है क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट। क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट कब हुआ था, किस सन में हुआ था, तो 1962 में। फिर विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है, तो कौन करता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा IMF। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया, तो 190 देशों ने भाग लिया। सामाजिक सुरक्षा कवच का संबंध है, तो किससे संबंधित है, सामाजिक सुरक्षा कवच का संबंध है आर्थिक प्रभाव से। पंजाबी भाषा की प्रथम कवयित्री और कथाकार हैं, तो हो जाएगा आपका अमृता प्रीतम है, वो पंजाबी भाषा की प्रथम कवयित्री हैं और कथाकार हैं। 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो लाल बहादुर शास्त्री क्या है प्रधानमंत्री रहे इस कार्यकाल में, 1964 से 1966 में। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे आने वाले हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है सोने के रंग के सितारे का घेरा यूरोप के लोगों की डेडेस का प्रतीक है, तो हो जाएगा एकता का प्रतीक है। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे कहा जाता है प्रतिरोध कहा जाता है। वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के कई हिस्सों में आवाजाही कहलाता है, तो ये हमारे क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है, तो जगह वैश्वीकरण। स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे, तो सबसे पहले प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1962 के चीन आक्रमण पर आधारित फिल्म के निर्देशक थे। जो फिल्म बनी तो हकीकत फिल्म का नाम था, और निर्देशक वैसे यहाँ पूछा जा रहा, तो निर्देशक हो जाएगा चेतन आनंद। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे, तो हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। तो ये हमारे हो जाते कंप्लीट रेगिस्तान। अब दोस्तों हम देखने वाले सत्ता 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित को ठहराया था, तो ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का आपको क्या करना है, ये आप देख लीजिए गूगल पर ये प्रतीक क्या है, तो उसमें आप देखेंगे 2 जैतून की पत्तियां में देखने को मिलती हैं। साझी संपदा का प्रबंध अमेरिका द्वारा किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य है ये। फिर नागालैंड राज्य 1963 में ही बन गया था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाते हैं सत्ता। आगे देख लेते हैं।
इसके बाद आ जाती है सही जोड़ियाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ बिखर गया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ बिखर गया तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1989 में। हो जाएगा आपका ये नेक्स्ट है प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, तो प्राकृतिक संतुलन बना रहता है सभी प्रकार के जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों से, तो हो जाएगा आपका 12 नंबर का उत्तर। फिर मैकडोनाल्डीकरण, तो ये हमारा हो जाएगा विभिन्न संस्कृतियों पर अमेरिकी संस्कृति की छाप, तो ये हो जाएगा 7 नंबर का। फिर मणिरत्नम, तो मणिरत्नम हो जाएगा रोजा, तो हो जाएगा 10 नंबर का। ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ऑपरेशन जो ब्लू स्टार हुआ था 1984 को हुआ था, तो हो जाएगा ई नंबर का ये। 7 राज्यों की भाई, तो 7 राज्यों का भाई कहा जाता है आपका सिक्किम, हो जाएगा फा। भारत में गठबंधन की राजनीति, तो गठबंधन की राजनीति हुई 1991 के बाद से आए बदलाव, हो जाएगा नंबर का। तो इस प्रकार से हो जाती है जोड़ियाँ। अब आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। 1967 में इसी क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र करके किसकी स्थापना की थी, तो आसियान की स्थापना की थी, तो राइट आंसर हो आपका आसियान। नेक्स्ट है क्लब ऑफ रोम ने 1972 में किस नाम से पुस्तक प्रकाशित की, तो पुस्तक का नाम हो जाएगा द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो विश्व सामाजिक मंच, विश्व सामाजिक मंच, इंग्लिश में कहे तो वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम। नेक्स्ट है जब न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी शासक दल के प्रति निष्ठावान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रतिबद्ध नौकरशाही, क्या कहते हैं, तो प्रतिबद्ध नौकरशाही, ये हो जाएगा आपके 10 नंबर का आंसर। नेक्स्ट 1966 में किन किन राज्यों का निर्माण किया गया था, तो मुख्य रूप से किया गया था हरियाणा का। नेक्स्ट द्रविड़ आंदोलन से किसी राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ, तो द्रविड़ मुनेश कंगडम यानी DMK। 1978 में सरकारी कर्मचारियों के किस ट्रेड यूनियन का गठन हुआ, तो भारतीय मजदूर संघ BMS का, यानी भारतीय मजदूर संघ का गठन हुआ। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 6 से। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 6वां है, किन बातों के कारण मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, कोई 2 सुधार लिखिए। मतलब ऐसे कौन से कारण थे जिससे मिखाइल गोर्बाचेव को क्या है सोवियत संघ में सुधार करना पड़ा, और कौन कौन से सुधार करे वो भी आपको यहाँ बताने हैं। तो देख लेते हैं आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार करने के लिए निम्न कारणों से बाध्य हुए। सुधार के कारण क्या थे, पहले आर्थिक संकट। सोवियत संघ की देखिए जिस ये आंसर जो आपको दिया हुआ है, जिस तरीके से आपको एग्जाम में पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना चाहिए उसी हिसाब से आपका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, आंसर उसी हिसाब से तैयार किया ताकि जब तैयार करने आप पढ़ें तो आपको ये भी समझ में आ जाए कि एग्जाम में हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, जो चीज़ पूछी जाए किस फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि सुधार करने के क्या कारण थे, तो पहले आर्थिक संकट आया, राजनीतिक असंतोष और प्रशासनिक भ्रष्टाचार। उन पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है कि सुधार इस कारणों से किया गया क्योंकि सोवियत संघ में क्या आर्थिक संकट आ गया था, क्योंकि सोवियत संघ की केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था जड़ हो चुकी थी, यानी एकदम खत्म हो चुकी थी। उद्योग और कृषि उत्पादक घट रहा था, उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी थी, जीवन स्तर गिराया जा रहा था। फिर राजनीतिक असंतोष और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, एक दलीय व्यवस्था, नौकरशाही का दबदबा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव, जनता में असंतोष बढ़ा। तो ये कारण है सुधार क्यों करने पड़े। अब मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन कौन से सुधार किए, तो मुख्य रूप से 2 किए, एक पेरेस्ट्रोइका और ग्लानिस्टोइका। अब ये बोर्ड एग्जाम 24 में आ भी था, 24 से 25 में था कि पेरेस्ट्रोइका ग्लानिस्टोइका किसे कहते हैं, तो वो क्वेश्चन भी था। ओके, तो पेरेस्ट्रोइका क्या है कि आर्थिक पुनर्गठन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के आंशिक निजीकरण, बाजार तंत्र के सीमित प्रयोग, उत्पादकता बढ़ने के प्रयास किए गए, तो इसे पेरेस्ट्रोइका कहते हैं। ग्लानिस्टोइका के बारे में दिया जा रहा है, ग्लानिस्टोइका है हमारा खुलापन और पारदर्शिता की नीति अपनाई गई, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता, आलोचना और सूचना का प्रसार को बढ़ावा मिला। तो ये हो जाते हमारे कंप्लीट उसका सॉल्यूशन। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्यों बाध्य हुए,
सुधार करने के लिए कौन कौन से सुधार किए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अथवा में सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ। कोई 2 कारण लिखिए। सोवियत संघ का विघटन क्यों करना पड़ा। पहले आर्थिक व्यवस्था की विफलता। सोवियत संघ के केंद्रीकृत समाजवादी अर्थव्यवस्था समय के साथ अक्षम हो गई। उत्पादन में गिरावट आई, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हुई, तकनीकी पिछड़ापन और जनता की आवश्यकताओं को पूरा न कर पाना आर्थिक संकट का कारण बता। फिर गोरबाचेव की सुधार नीतियाँ जो ग्लानिस्तिकता और विनिष्टिका हैं, ये गोरबाचेव ने शुरू की गई जो हमारी नीति हैं, इनके लोकतांत्रिक विचारों और उनकी आलोचना बढ़ावा मिला। इससे कम्युनिस्ट पार्टी पकड़ कमजोर हो गई। अलग अलग गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांग हो गई। यानी क्या है, जो गोरबाचेव ने ये 2 हमारी ग्लानिस्तिकता और प्रेरिस्टिकता जो नीति अपनाई, इससे क्या है, लोगों में असंतोष हो गए। ओके, लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए और अलग अलग राज्यों में क्या है, स्वतंत्रता की मांग उठ गई। तो इनके कारण क्या है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 7वां क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते की लक्ष्य बताइए। कोई 2 आपको लक्ष्य बताने हैं। यानी आपके साप्टा के आपसे क्या लक्ष्य पूछे जा रहे हैं। तो साप्टा के क्या लक्ष्य होते हैं, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, यानी साप्टा के लक्ष्य हैं। पहला, दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करना, आयात निर्यात शुल्क एवं व्यापारिक बाधाओं को कम करके आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करना। ये हमारे हैं दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साप्टा के लक्ष्य। तैयार कर लीजिएगा, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ऐसे 2 मसले के नाम लिखिए जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है। ऐसी कौन सी मतलब 2 बातें आपको बताना जिसमें भारत और बांग्लादेश का क्या है, आपसी सहयोग है। तो पहला है जल संसाधन एवं नदी जल का बंटवारा, विशेष रूप से गंगा नदी के जल बंटवारे पर दोनों देशों के बीच सहयोग है। फिर आतंक एवं सीमा सुरक्षा सहयोग, सीमा पर शांति बनाए रखने और आतंक अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आपसी सहयोग है। आगे देख लेते हैं, मतलब कोई भी 2 आपको मसले बताने थे जिसमें क्या भारत और बांग्लादेश आपसी में सहयोग करते हैं, तो ये 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8वां, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन कौन से हैं। खतरे की नई सोच भी लिखिए। देख लेते हैं, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष आपको बताने हैं। तो धारणा के 2 पक्ष हो जाएंगे के अंतर्गत सुरक्षा को केवल सैन्य खतरों तक सीमित न मानकर मानव जीवन और समाज से जुड़े व्यापक खतरों को शामिल किया गया। ये हो जाएगा आपकी सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा के बारे में बताया जा रहा है। अब आपको बताना है 2 पक्ष है। तो पहले मानव सुरक्षा और पर्यावरणीय सुरक्षा। मानव सुरक्षा में इसमें व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, आजीविका, भोजन, पानी और गरिमापूर्ण जीवन की सुरक्षा शामिल है। पर्यावरणीय सुरक्षा में पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही आपको बताना क्वेश्चन में खतरों के नए स्रोत कौन कौन से, मतलब खतरे कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। तो एक तो आतंकवाद से उत्पन्न हो रहे हैं, इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये सब नए खतरे हैं हमारे समाज के लिए। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महामारी, संकट, ओके, जैसे संक्रमण रोग, साइबर अपराध, सूचना सुरक्षा, जैसे अभी कोरोना वायरस आया। तो ये क्या है, कोरोना वायरस क्या है, महामारी थी। ओके, तो ये सब क्या है, नए संकट हैं। फिर साइबर अपराध, सूचना सुरक्षा से जुड़े खतरे, ये सभी हमारे क्या नए खतरे के स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट अथवा में क्वेश्चन हमारा, सुरक्षा क्या है, सुरक्षा से जुड़े केंद्रीय मूल्य लिखिए। पहले सुरक्षा की परिभाषा पूछी जा रही, फिर उससे जुड़े आपको केंद्रीय मूल्य बताना है। सुरक्षा का अर्थ व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को ऐसे खतरों से सुरक्षित रखना जिससे उसका अस्तित्व, स्वतंत्रता और विकास प्रभावित हो सकता है। इसमें केवल सैन्य सुरक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा भी शामिल होती है। तो ये हो जाती है आपकी सुरक्षा की परिभाषा। अब सुरक्षा से जुड़े जो केंद्रीय मूल्य पूछे जा रहे हैं, तो जीवन की रक्षा, राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता और गरिमा, शांति और स्थिरता, विकास और कल्याण, ये सभी क्या सुरक्षा से जुड़े क्या है, केंद्रीय मूल्य हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अथवा 9वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मानवाधिकार को कितनी श्रेणियों में रखा गया है। तो मानवाधिकार को 3 श्रेणियों में रखा गया है। कौन कौन सी श्रेणी, प्रथम श्रेणी जिसमें नागरिकता और राजनीतिक अधिकार आते हैं, द्वितीय श्रेणी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार आते हैं, तृतीय श्रेणी जिसमें सामूहिक और एकजुटता वाले अधिकार आते हैं। और सबके एग्जाम्पल भी दिए गए उसके अंतर्गत और कौन कौन से आ रहे हैं, तो ये आपको तैयार कर लेना है, मानवाधिकार की श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा में प्रश्न 9 के, भारत की सुरक्षा नीति के घटक लिखिए। कोई 2 आपको बताने हैं। तो भारत की सुरक्षा नीति के घटक लिख देते हैं। तो भारत की सुरक्षा नीति घटक ये दिए हुए हैं। पहला हमारा सैन्य क्षमता का विकास, दूसरा है कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, थल, जल और वायु सेनाओं को सशक्त बनाकर देश की सीमाओं एवं संप्रभुता की रक्षा करना, ये हो जाएगा सैन्य क्षमता का विकास। दूसरा सुरक्षा नीति घटक दिख रहे हैं। दूसरा है कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग,
पड़ोसी देशों में मित्रतापूर्ण संबंध, गुटनिरपेक्ष नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो हो जाएगा भारत की सुरक्षा नीति घटक। नेक्स्ट अब देख लेंगे प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है? लिखिए, वैश्विक राजनीति पर्यावरण की चिंता क्यों हो रही है? देख लेते हैं। तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता इसलिए है क्योंकि पर्यावरण से जुड़े संकट अब केवल किसी एक देश के नहीं, एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि क्या है पूरी दुनिया की प्रभावित कर रही है। मतलब जो पर्यावरण प्रदूषण है कोई एक देश बस को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, पूरे विश्व की जो जनता है सबको प्रभावित कर रहा है। इसलिए जो आपका जो पर्यावरण की जो चिंता है वो किसी एक देश की चिंता नहीं, ये पूरे विश्व की चिंता होगी। तो वैश्विक राजनीति का ये चिंता का विषय हो गया है। इसके कारण क्या है वही पूछे जा रहा है, मतलब क्यों है, तो इसके मतलब कारण पूछे जा रहा है। पहले जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, बर्फ का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना, चरम मौसम घटनाएं, सभी के देश के लिए खतरा है, सभी देशों के लिए खतरा है। प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, ये लगातार क्या है, जल, वन, खनिज जैसे संसाधनों की कमी से देश के बीच तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। पर्यावरण प्रदूषण, वायु, जल, भूमि प्रदूषण सीमाओं में फैलता है और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मानव सुरक्षा से जुड़े खतरे जैसे आपका पर्यावरण संकट, भोजन, पानी, स्वास्थ्य, आजीविका पर असर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता, पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान केवल वैश्विक समझौते और सहयोगी से ही संभव है। तो ये सभी आपके दिए वैश्विक जो राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, इन सब कारणों के कारण। तो इसलिए पर्यावरण आज वैश्विक राजनीति का क्या है, महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इस तरीके से आपको आंसर बताना है। आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 10वें के अथवा में है, मानवता की साक्षी विरासत किसे कहा गया है? मानवता की साक्षी विरासत किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? आंसर देख लेते हैं। तो मानवता की साक्षी विरासत से आशय मानवाधिकारों से है। मानवाधिकार को मानवता की साक्षी विरासत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। मानव गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के प्रतीक हैं। मानव सभ्यता के विकास व संघर्षों को, ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाते हैं। अतः मानवाधिकार को मानवता की साक्षी विरासत कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न 11वां हमारा, एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार से क्या तात्पर्य है? तो उसके बारे में दिया हुआ है कि एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार से तात्पर्य यह है कि किसी देश की पहचान एक समान संस्कृति, भाषा, धर्म और परंपराओं के आधार पर की जाए। यह माना जाए कि राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब उसमें क्या एक सांस्कृतिक एकरूपता हो। और इस विचार से यह मान्यता होती है कि देश के सभी नागरिकों को एक साझा सांस्कृतिक पहचान अपनानी चाहिए। विविधताओं को राष्ट्र की एकता के लिए क्या खतरा माना जाता है और राष्ट्र सांस्कृतिक समानता से जोड़कर देखा जाता है। यह विचार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा है, जिसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यह बहु सांस्कृतिक समाजों जैसे भारत की विविधता को नजरअंदाज करता है। इसलिए यह अवधारणा लोकतांत्रिक और बहुलवादी राष्ट्र की भावनाओं के क्या विपरीत मानी जाती है। यानी एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र का जो विचार होता है, तो भारत जैसे जो लोकतांत्रिक देश है जहाँ क्या विविधताओं का देश जिसे कहा जाता है, बहुसंस्कृति वाले समाज यहाँ रहते हैं, उनके लिए थोड़ा क्या घातक माना जाता है। जैसे हमारा एक देश है, ये तो ठीक है, एक देश में अगर एक ही संस्कृति को लागू कर दिया जा रहा है, ओके, तो फिर यहाँ क्या दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। तो इस प्रकार के जो विचार है, इस प्रकार के विचार की क्या है हमारे जैसे देश में, लोकतांत्रिक देश में, इस लोकतांत्रिक देशों की जो भावना के ये विपरीत माना जाता है। नेक्स्ट अथवा में हमारा क्वेश्चन है, एक दल के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? एक दल का प्रभुत्व, सिंपल बात है, नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है, एक दल का प्रभुत्व हो जाना। ओके, जैसे कई सारी ये पार्टियां होती है राजनीतिक में, जैसे अभी अब बात करें तो कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ओके, बहुजन समाज पार्टी है। तो इस प्रकार से बहुत सारी क्या है राजनीतिक पार्टी हैं। लेकिन यदि किसी एक पार्टी का पूरे देश में दबदबा हो जाता है, ओके, बाकी जो पार्टियां उसके सामने नहीं टिक पा रही, तो एक दल के प्रभुत्व के अंतर्गत आएगा। तो एक दल के प्रभुत्व से तात्पर्य ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें एक ही राजनीतिक दल लंबे समय तक क्या सत्ता में बना रहता है, अन्य दल प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने में क्या रह जाते हैं, असफल रहते हैं। जैसे भारत में स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व इसका एक उदाहरण है। मतलब जैसे देश आजाद हुआ तो उसके बाद लंबे समय तक कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा, कांग्रेस के सामने क्या है अन्य कोई पार्टी नहीं टिक पाती थी। अब वर्तमान में हम बात करें तो कह सकते हैं कि हम बीजेपी का क्या एक दल का प्रभुत्व है। प्रकार से देखा जाए तो बीजेपी का क्या है चारों ओर दबदबा एक बार से कहा जा सकता है। ओके, तो इस समय हम उदाहरण लेते हैं एक दल के प्रभुत्व का, तो बीजेपी आपका आ जाएगा। ओके, लेकिन स्वतंत्रता की बात की हम बात करें, स्वतंत्रता के बाद देश आजाद की हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस
ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबदबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 12वां, कारगिल संघर्ष पर टिप्पणी लिखी। अब देखिए कारगिल संघर्ष पर हम टिप्पणी पूछा जा रहा है, ये हमारा कारगिल संघर्ष पर हमें टिप्पणी लिखना है, लेकिन 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन जब भी कोई आपको टॉपिक पूछा जाए तो आपको देखना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का, तो 2 नंबर के हिसाब से 3-4 लाइन में आपको बता देना है, 2-3 लाइन में बता दीजिएगा, फिर 3 नंबर उस हिसाब से, 4 नंबर उस हिसाब से। ओके, आपने देखा कारगिल संघर्ष पर टिप्पणी, तो आपको कारगिल के बारे में एकदम पूरा आप कहानी लिखने पड़े, तो इस चीज़ पर आपको जरूर ध्यान देखना है। चाहे आपका इतिहास है, राजनीति शास्त्र, ऐसे टॉपिक ऐसे मतलब विषय हैं जिसमें कोई भी टॉपिक पूछ लिया जाए तो आप उसमें अगर आपको अच्छे से नॉलेज होने पड़ा है तो आप अच्छे से विस्तार से उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट पेपर करना है 3 घंटे में, ओके, एग्जाम में, तो फिर आपको क्या है नंबर देख करके उसको लाइन लिखना है। उसी हिसाब से मैं आंसर भी आपको दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। ओके, ऐसा नहीं कि मुझे समझाने की दृष्टि से आपको जितना चाहे बता दूँ, काफ़ी हद तक मैंने क्या है उसी हिसाब से तैयार किया है आंसर, जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखने चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ, कारगिल संघर्ष पर टिप्पणी लिखना है, मैंने कारगिल जो युद्ध हुआ उसके बारे में बताना है, लेकिन 2 नंबर बताना है, 2 से 3 लाइन में कवर करना है। देखिए कितना मैंने सिंपल बता दिया। कारगिल संघर्ष हेडिंग डाली 1999 हुआ। कारगिल संघर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हुआ। इसमें पाकिस्तान के घुसपैठियों ने भारतीय चौकियों पर क्या कब्जा कर लिया। सैनिकों और घुस गए, जिन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से वापस हासिल किया। यानी क्या किया, 1999 में जो भारत पाकिस्तान के बीच जो हमारा जम्मू कश्मीर का कारगिल क्षेत्र है, वहाँ पाकिस्तान की घुसपैठियों ने क्या है जो भारत के हिस्सा में आता था चौकियाँ और बड़ा कब्जा कर लिया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया, उसके माध्यम से क्या अपना वो हिस्सा था वो वापस प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भी क्या है पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। तो ये हो जाता हमारा कारगिल संघर्ष। ओके, तो कितना सिंपल बता दी, कहाँ किस सन में हुआ और किन के बीच हुआ, किस स्थान पर हुआ, इसमें क्या घटना घटी, एक लाइन में हमने शॉर्ट में बता दिया, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट 1962 के बाद भारत चीन के संबंध कैसे रहे। 1962 का युद्ध हुआ, उसके बाद हमारे मतलब भारत और चीन के जो संबंध क्या रहे। 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण हो गए और लंबे समय तक आपसी अविश्वास बना रहा। सिंपल बात है कि चीन ने हमारे साथ धोखा कर दिया 1962 में, तो सीधी सी बात है कि जो अब युद्ध हुआ दोनों के बीच, यानी भारत चीन के बीच, तो जो संबंध हो गए तनावपूर्ण तो होंगे ही और लंबे समय तक है आपसी अविश्वास बना रहा। एक दूसरे की बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करते थे, जानते थे चीन कभी भी क्या धोखा कर सकता है। हालांकि समय के साथ साथ दोनों देशों ने कूटनीतिक संवाद, व्यापारिक संबंध और सीमा पर शांति बनाए रखने के प्रयास शुरू किए, जिससे संबंधों में क्या धीरे धीरे सुधार आया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 13वां है, 1974 के बिहार छात्र आंदोलन का मुख्य नारा क्या था। तो 1974 के बिहार छात्र आंदोलन का मुख्य नारा था संपूर्ण क्रांति। यह आंदोलन जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी कहा जाता शॉर्ट में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध चलाया गया था। ओके, एग्जाम में कई बार मतलब ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्लियर है। तो 1974 के बिहार छात्र आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। यह आंदोलन जयप्रकाश नारायण द्वारा चला गया, नेतृत्व में चला। क्यों चला गया, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध चला गया। क्लियर है। नेक्स्ट 1975 को का संसद मार्च किसके नेतृत्व में किया गया और क्यों किया गया। तो 1975 में किया गया संसद मार्च जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया। अब क्यों किया गया, यह मार्च इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और लोकतंत्र की रक्षा की मांग को लेकर किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 14वां। प्रश्न क्रमांक 14वां है, लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज में हमें क्या शिक्षा मिलती है। देख लेते हैं, लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज में हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो लोकतंत्र में हमें यह शिक्षा देता है कि भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की विविधता को स्वीकार करते हुए आपसी सहिष्णुता, समानता और परस्पर सम्मान के आधार पर एकता बनाए रखी जानी चाहिए। यानी लोकतंत्र से एकता किस प्रकार से, लोकतंत्र हमें क्या इस प्रकार से एकता स्थापित करता है। तो लोकतंत्र क्या कहता है, हमें क्या शिक्षा देता है कि भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति की विविधता है, अलग अलग सबकी भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ, संस्कृति लोग रहते हैं, फिर भी हमें क्या है एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के धर्म है या जाति है उसका सम्मान करना चाहिए। ओके, उसके आधार पर एकता बनी रहेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान और कानून सभी को क्या समान अधिकार देकर विविध समाज को क्या है एक सूत्र में बांधते रखता है। अथवा में दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनसे उपजे तनाव को किन कारणों
से बल मिलता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब होता है कि क्षेत्र विशेष में उठने वाली जो मांगे होती हैं, ओके, उन्हें क्षेत्रीय आकांक्षा कहते हैं। तो इनको बल किस प्रकार से मिलता है वो आपसे पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। तो मेन दो इसके कारण आपको 2 ही नंबर का आपका क्वेश्चन है, यहाँ 2 नंबर का, इसलिए 2 पॉइंट में बताया जा रहा है कि संसाधनों और अवसरों की असमान वितरण, संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण। कुछ क्षेत्रों में विकास और सुविधाओं की कमी, जबकि अन्य में अधिक अवसर होने से क्षेत्रीय असंतोष बढ़ता है। क्षेत्रीय असंतोष कैसे बढ़ता है? असमानता होता है, ओके। कहीं की अगर हम देखें तो कहीं बहुत ज़्यादा सुविधा है, यानी बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, लाइटें की सुविधा अच्छी है, ओके, जनरली सड़क में खंभे लगे हैं, मतलब हर प्रकार से दिखा तो सुविधा है, पानी की सुविधा है। लेकिन कोई ऐसे एरिया, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ अभी तक क्या सड़क नहीं बन पाई, लाइट नहीं पहुँच पाई है, ओके। तो एक बार से क्या है, भेदभाव हो रहा है कि किसी एरिया में अच्छा विकास कर दिया लेकिन किसी एरिया में कोई विकास नहीं हो पा रहा है। तो जिससे क्या होगा, जिस एरिया का विकास नहीं हुआ है उस एरिया के लोग होंगे वो क्या मांग करेंगे, ओके, आंदोलन करेंगे अपने लिए, ओके। तो ये क्या है, क्षेत्रीय मांग होती है, ओके। भाषा, संस्कृति और पहचान का भेदभाव। किसी क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और पहचान का नजरअंदाज किया जाए या हाशिए पर रखा जाए तब तनाव का कारण बनता है। सिंपल बात है, अगर इस जो भारत देश है यहाँ क्या है, विविध संस्कृति भाषा के लोग रह रहे हैं, यदि किसी भाषा या संस्कृति के लोगों पर एक विशेष ध्यान दिया जाएगा, बाकी अन्य जो संस्कृति हैं उन पर क्या ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसके साथ ही उन्हें नज़रअंदाज किया जाएगा। तो जिस संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो उस एरिया के लोग हैं, ओके, उस संस्कृति के लोग हैं वो क्या आंदोलन करेंगे, अपनी क्षेत्रीय मांग उठाएंगे। ये 2 कारण होते हैं जिससे क्या क्षेत्रीय मांगें बढ़ती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न 15 है, गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा? गठबंधन की राजनीति के जब उदय हुआ तो इससे क्या लोकतंत्र पर असर पड़ा? पहला, सत्ता की अधिक साझेदारी पर आधारित होना, कई दलों को मिलकर सरकार बनानी पड़ती है जिससे क्या निर्णय लेने में समय लगता है। स्थिरता और नीति निर्माण पर प्रभाव, गठबंधन सरकारें कभी कभी अस्थिर हो जाती हैं और लंबी अवधि की नीतियां लागू करने में क्या कठिनाई होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा में, भारत में मतदान के तरीकों में क्या बदलाव आया? तो मतदान के तरीकों में क्या बदलाव आया? तो पहले तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग। पहले समय में क्या होता था कि पेटी होती थी, पेटी में क्या चिट डालनी पड़ती थी, ओके, जो पूरा पर्चा दिया जाता था उसमें क्या है चिन्ह बने रहते, कमल का फूल बना हुआ जैसे, और हाथ का पंजा बना हुआ है, झाड़ू बनी हुई है, हाथी बना हुआ है। तो जिस पर भी आपको वोट देना है उस पर आपको सील लगा देनी पड़ती थी, फिर पर्ची को मोड़कर एक डब्बे में डाल देना पड़ता था, ओके। लास्ट में वो पेटी खुलती थी और सबकी देखा जाता था किसने वोट दिया है, उस प्रकार से गिनती होती थी, ओके। तो ये पहले का सिस्टम था, लेकिन अब का सिस्टम आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई, ओके। बटन दबाएंगे, लाल बत्ती मेरी 2 बोलेगा और आपका क्या है जो वोट होगा वो सबमिट हो जाता है। तो बूथ पर कागजी मतपत्र की जगह अब ईवीएम से तेज और सुरक्षित मतदान संभव हुआ है। ये बदलाव आया मतदान के तरीके में। दूसरा, पोस्टल और सुविधा मतदान, सेना, पुलिस और कुछ विशेष श्रेणियों के लिए डाक मत या सुविधा मतदान की व्यवस्था की गई, यानी जो पुलिस है, सेना है, जो अपने एरिया में आकर वोट नहीं दे सकते तो वो अपने क्या है डाक से अपना वोट भेज सकते कि हमें इससे वोट देना है, ओके। तो उनका वोट सबमिट कर लिया जाता है। तो ये भी तरीका आ गया, ओके। तो ये हमारे हो जाते हैं भारत में मतदान के तरीकों में आए बदलाव। तो प्रश्न 15 तक इस बार से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं प्रश्न 16 से। प्रश्न 16 से हमारे क्या है 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ओके। तो जो 3 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो 16, 17, 18, 19 ये आपके 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न 20वां, 21वां, 22वां, 23वां ये आपके 4 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। देख लेते हैं। प्रश्न 16 है, आसियान से क्या आशय है? आसियान के 2 उद्देश्य लिखिए। तो देख लेते हैं आसियान का क्या असला होता है। पहले तो आपको आसियान का फुल फॉर्म एकदम तैयार करके रखिएगा कि पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ओके। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में की गई थी। फर्जी आसियाना, याद कैसे रखना है? फर्जी आसियानिया। जो आसियाना होता है जो हमारा मकान हो, जहाँ हम रहते हैं, ओके, तो आसिया हो गया। फर्जी आसियानी किराए का कमरा है हमारा, तो हमारा फिक्स नहीं है, आज रह रहे कभी कुछ दिन बाद ना रहे किराए के कमरे में, तो ये हमारा फर्जी आसियाना है, ओके। किराए के कमरे को क्या कहा हमने? फर्जी आसियाना। फर्जी यानी एफजी, फर्जी यानी एफजी, ओके। देखो ये तो पता 1900 में होगा, ओके। 1965 में, 60 में, 70 में याद नहीं रहता, ओके। कि तो हो जाएगा एफजी यानी 6 और 7, एफ यानी 6, जी यानी 7। तो 1967 में फर्जी आसियानी, इस बार से आप याद रखेंगे। तो 1967 में क्या हुआ था? आसियान की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी। अब आसियान के हमसे 2 उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। तो सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग को बनाए रखना, विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना, ये हो जाएंगे आसियान के उद्देश्य। देख लेते हैं।
अथवा क्वेश्चन हमारा, यूरोपियन संघ की कौन सी विशेषताएं उससे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिए हुआ है ऑलरेडी, ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। अगर आप पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयारी कर रहे हैं जो बैच में दिए हुए हैं 8 बैच में, तो आपसे काफ़ी हद तक क्या है यहाँ बन जाएंगे क्वेश्चन। तो यूरोपियन यूनियन की ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे उसे क्या है प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। पहले एक आर्थिक एकीकरण, यूरोपीय संघ में साझा बाजार, वस्तुओं सेवाओं, पूंजी और श्रम की मुक्त आवाजाही तथा कई देशों से साझा मुद्रा, यूरो ने इसे क्या है मजबूत आर्थिक शक्ति बनाया। यानी इसकी यूरोपीय संघ इसकी एक अलग अपनी मुद्रा है, अलग अपना झंडा ही रहता है। ओके, सशक्त संस्थागत ढांचा, यूरोपीय संसद, यूरोपियन आयोग और यूरोपियन न्यायालय जैसी संस्थाएं निर्णय निर्माण और नियमों को प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती हैं। फिर राजनीतिक सहयोग और सामूहिक निर्णय, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता, इन पॉइंट के आधार पर हम बता सकते हैं ये सब विशेषता हैं यूरोपीय संघ की, जिससे ये क्या है एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नांक 17। प्रश्नांक 17 है, नेपाल में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, विस्तार से लिखिए। तो देख लेते हैं, नेपाल में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। नेपाल में लोकतंत्र धीरे धीरे स्थापित हुआ, इसके क्रम इस प्रकार से है। पहले 1950-51 हम देखें तो जन आंदोलन और गणतांत्रिक बदलाव हुआ। नेपाल में शाह वंश के शाही शासक के विरोध में जनता और राजनीतिक दलों ने आंदोलन किया। जनता और मतलब पहले यहाँ क्या राजतंत्र था, नेपाल में क्या था राजतंत्र था, क्योंकि राजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन जो जनता ने आंदोलन किया और लोकतंत्र की स्थापना के लिए मांग की। जनता और भारतीय समर्थक राजा त्रिभुवन ने 1951 में लोकतांत्रिक सुधार स्वीकार किया। इस सुधार के बाद नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय प्रणाली की नीति रखी गई, यानी दोनों राजतंत्र भी एक साथ एक बहुदलीय प्रणाली भी चलती जाएगी। लेकिन 1990 में क्या हुआ, जन आंदोलन और संवैधानिक सुधार हुआ। लंबे समय तक जनादेश और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग जारी रही और 1990 में जन प्रचंड आंदोलन के परिणाम स्वरूप संवैधानिक संशोधन में हुआ और नेपाल में संवैधानिक लोकतंत्र बन गया। बहुदलीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, नागरिक अधिकारों की गारंटी संविधान में क्या शामिल की गई, इसका संविधान बना नेपाल का। तो हम कह सकते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना धीरे धीरे जन आंदोलन, राजा की संवैधानिक स्वीकृति और बहुदलीय व्यवस्था के माध्यम से हुई। नेक्स्ट हमारा प्रश्नांक 17 का अथवा क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाए गए कदम को लिखिए। देख लेते कौन कौन से कदम उठाए हैं दक्षिण एशियाई देशों ने क्षेत्रीय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो पहला है सार्क, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना। सार्क की स्थापना हुई 1985 में। यह संगठन क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। फिर साप्टा की स्थापना हुई 1906 में। यह समझौता सदस्य देशों के बीच व्यापार में बाधाओं को कम करके आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए लागू किया गया। फिर क्षेत्रीय परियोजना और तकनीकी सहयोग, जल प्रबंधन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच परियोजना और सहयोग शुरू किया गया। ये सब यहाँ 3 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है कि दक्षिण एशियाई देशों ने क्षेत्रीय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशियाई देशों ने बहुस्तरीय यानी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय एकता और विकास को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। आगे देख लेते हैं। इसके बाद 18 में हमारा नीति आयोग क्या है, नीति आयोग के उद्देश्य लिखिए। देख लेते हैं। नीति आयोग भारत सरकार का एक सलाहकार निकाय है जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की नीति तैयार करने, योजना बनाने और सुधारों का मार्गदर्शन करने का काम करता है। यह आयोग पुरानी योजना आयोग की जगह 2015 में स्थापित हुआ था। अब नीति आयोग के उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय, दीर्घकालीन और रणनीतिक योजना तैयार करना, प्रदर्शन और सुधार का समीक्षा। ये हमारे नीति आयोग के उद्देश्य दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। अथवा क्वेश्चन है, विकास का अर्थ बताते हुए विकास के मॉडल पर टिप्पणी लिखिए। पहले तो आपका विकास का मतलब बताना, फिर विकास के जो मॉडल है उस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो विकास का अर्थ होता है किसी समाज या देश के में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार के माध्यम से जीवन स्तर, आजीविका और मानव कल्याण को बेहतर बनाना। इसमें केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि समानता, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा भी शामिल होती है। ये हो जाते हैं हमारे विकास का अर्थ। हमें विकास के मॉडल पर टिप्पणी लिखना है। तो विकास के विभिन्न मॉडल हैं, जैसे
आर्थिक विकास मॉडल और समग्र मानव विकास मॉडल उनके बारे में दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं विकास केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता सुधार करने की प्रक्रिया है। विकास का मतलब ये नहीं है अगर आपके पास अगर किसी की देश की जनता को अमीर बना दिया, अच्छे पैसा मिल जाए, ओके, मतलब आर्थिक रूप से समृद्ध बना नहीं है। विकास का मतलब होता है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को सुधार करने की प्रक्रिया, मतलब व्यक्ति का जो जीवन जीने का तरीका, जनता का जो जीवन जीने का तरीका है उसमें सुधार लाना, और समग्र मानव विकास मॉडल इसे अधिक न्याय संगत और टिकाऊ बनाता है। तो कंप्लीट हो जाता है, विकास का अर्थ बता दिया और विकास के मॉडल के बारे में बता दिया। आगे आ जाता है प्रश्न 19वां। इसका 19वां है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिए गए हवाले कौन कौन से हैं। तो देख लेते कौन कौन से हवाले दिए गए हैं। दो यहाँ मेन पॉइंट बताया जा रहा है। पहले कौन कौन से हवाले दिए गए हैं, अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 दिया हुआ है। यह राज्य को प्रोत्साहित करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग बढ़ाने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने का उपाय करे। अनुच्छेद 51A में क्या है, राज्य को यह सुनिश्चित करता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय, समानता और मित्रता के सिद्धांत का पालन करे। संविधान के ये प्रावधान भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सहयोगी भूमिका निभाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, भारत चीन विवादों के 3 कारण लिखिए। भारत चीन के विवाद होते रहते, इसका क्या कारण है? पहला कारण है सीमा विवाद, फिर तिब्बत का मुद्दा, फिर 1962 का भारत चीन युद्ध। सीमा विवाद किस प्रकार से कि अस्थायी चीन, अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है, अरुणाचल प्रदेश को चीन क्या कहता है? दक्षिण तिब्बत कहता है, को लेकर के दोनों देशों के बीच मतभेद होता रहता है। तिब्बत का मुद्दा में क्या, तिब्बत पर चीन के अधिकार और दलाई लामा को भारत द्वारा शरण दिए जाने पर तनाव बढ़ा। 1962 का जो भारत चीन का युद्ध था, इस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच अविश्वास और तनाव का गहरा हो गया। ये है भारत चीन विवाद के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 20वां। यहाँ से तो हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न 20वां, 21वां, 22वां, 23वां जो हमारे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ये हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो भारत और सोवियत संघ के संबंधों को 4 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। भारत और सोवियत संघ के आपको क्या संबंध बताने हैं, 4 बिंदु बताने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ क्वेश्चन क्या है आपके, मतलब आपने अगर टॉपिक पढ़ा है, अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर के नोट्स तैयार किए हैं, तभी आप दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता पाएंगे। ओके, मतलब एजिटिस वाले क्वेश्चन यहाँ भी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप जो मेन क्वेश्चन तैयार करते हैं उसके साथ साथ आपको है नोट्स बनना है, टॉपिक भी आपको है अच्छे से तैयार करना है। तो भारत और सोवियत संघ के संबंधों के 4 बिंदु की व्याख्या करना है। तो भारत और सोवियत संघ के संबंध समानता क्या, मित्रतापूर्ण, सहयोगपूर्ण रहे। मेन पॉइंट यही है कि भारत और सोवियत संघ के अधिकतम अगर हम देखें संबंध किस प्रकार से हैं, तो मुख्यतः में मित्रतापूर्ण, सहयोगपूर्ण देखने को मिलते हैं। उसे अंडरलाइन भी किया गया है, इसी बार से आपको भी करना है जो मेन अपना आंसर रहता है। अब इन्हें हम 4 बिंदु के माध्यम से समझना है। पहला, राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग। सोवियत संघ ने कश्मीर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में क्या है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किया। दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। फिर आर्थिक सहयोग में देखें, सोवियत संघ की सहायता से भारत में कई औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए, जैसे भिलाई स्टील प्लांट। ये भिलाई स्टील जो प्लांट है हमारा औद्योगिक संयंत्र, किसकी सहायता से? ओके, सोवियत संघ की सहायता से, रूस की सहायता से क्या है ये भारत में स्थापित हो पाया। बस इसके बाद पंचवर्षीय योजना में सोवियत मॉडल और तकनीकी सहयोग मिला। सैन्य और रक्षा सहयोग, भारत को सोवियत संघ से रक्षा उपकरण और तकनीकी प्राप्त हुई। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय सोवियत संघ ने क्या भारत का समर्थन किया। 1971 का मैत्री संधि, भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, मित्रता और सहयोगी संधि 1971 में हुई, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिली। ये हो जाते हमारे भारत और सोवियत संघ के, जैसे नॉर्मल निष्कर्ष रूप में हम देखें तो मुख्य रूप से जो भारत और सोवियत संघ के संबंध मित्रतापूर्ण, सहयोगपूर्ण रहे। किस प्रकार से 4 पॉइंटों में समझाना था, इन 4 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है। बिल्कुल शॉर्ट में और सिंपल दिया हुआ है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अथवा क्वेश्चन इसके 20वें अथवा में है, गोरबाचेव तो रोग का निदान ठीक से कर रहे थे एवं सुधारों का प्रयास भी ठीक था, फिर भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ के विघटन का आरोप किन पर लगाया गया? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गोरबाचेव ने क्या है, जब देखा कि भैया स्थिति बिगड़ रही है तो उन्होंने क्या है सुधार का प्रयास किया, सुधार करने का प्रयास किया, सुधार कुछ नियम भी लागू किए, फिर भी क्या सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो क्यों हो गया वो पूछा जा रहा है। इसके साथ ही सोवियत संघ के विघटन हुआ तो इसको किसके लिए, किसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वो भी यहाँ से पूछा जा रहा है। देख लेते हैं। मिखाइल गोरबाचेव ने सोवियत संघ व्यवस्था में मूल समस्याएं, रोग की सही पहचान की और प्लेस्तकता यानी आर्थिक पुनर्गठन, ग्लोनिस्तकता यानी खुलापन जैसे सुधार भी किए।
यानी मिथाइल गोरबाचेव ने क्या समस्या भी समझ ली कि भैया क्या समस्या आ गई है। इसके साथ ही समस्या को पहचाने भी, रोग को पहचाना भी, और उसके लिए उन्होंने क्या है, पुनरुत्थान यानी आर्थिक पुनर्गठन, खुलापन जैसे क्या सुधार भी किए। फिर भी सोवियत संघ का क्या विघटन हो गया। इसके पीछे कई रचनात्मक, राजनीतिक और आर्थिक कारण थे, और ये कारण कौन कौन से हैं तो वो दिया हुआ है। तो कौन से कारण दिए हुए हैं? पहले आर्थिक संकट की गहराई। क्या गहराई थी कि सोवियत संघ का केंद्रीकृत जो अर्थव्यवस्था लंबे समय से जड़ हो चुकी थी, मतलब बहुत लंबे समय से पहले ही खराब हो चुकी थी। उत्पादन घट रहा था, उपभोक्ताओं की वस्तुओं की कमी हो रही थी, लोगों का जीवन स्तर गिर रहा था। सुधार बहुत देर से शुरू हुआ, सुधार तो किया गया लेकिन बहुत देर से शुरू किया गया, इसलिए अपेक्षित वो परिणाम हमें नहीं मिले। फिर सुधारों का असंतुलित स्वरूप, कम्युनिस्ट पार्टी की कमजोरी, राष्ट्रवादी एवं क्षेत्रीय आंदोलन का उभार, शीत युद्ध और सैन्य खर्च का बोझ, इन पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के विघटन का आरोप किन किन पर लगाया जाता है। तो सबसे पहले मुख्य रूप से मिथाइल गोरबाचेव पर लगाया जाता है, और कहा जाता है कि उन्होंने क्या है, सही से सुधार नहीं किया है, और सुधार भी स्टार्ट किया तो लंबे समय के बाद किया। फिर कम्युनिस्ट पार्टी और नौकरशाही पर, यानी सुधार का विरोध, भ्रष्टाचार और जड़ता के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी थी, नौकरशाही थी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया था। इसके साथ ही रूसी नेतृत्व, जिसमें विशेषकर बोरिस येल्त्सिन पर भी लगाया जाता है आरोप। पर पश्चिमी देशों, अमेरिका पर भी लगाया जाता है आरोप कि शीत युद्ध के दबाव और हथियारों की दौड़ के जरिए सोवियत संघ को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया जाता है। यानी आर्थिक रूप से कमजोर हुआ जो सोवियत संघ, तो किसके कारण हुआ? अमेरिका का कारण। अमेरिका क्या है, अमेरिका और रूस में शीत युद्ध रहता था, जिससे हथियारों की जो क्या है दौड़ मची रहती थी। फिर इसके निष्कर्ष रूप में हम देखें तो गोरबाचेव के सुधार आवश्यक और सही दिशा में थे, लेकिन वे देर से थे। यानी गोरबाचेव ने रोग को पहचाना भी, समस्या को पहचाना भी, सुधार किए, लेकिन उन्होंने देरी से स्टार्ट किया और असंतुलित दर से लागू किए। आंतरिक कमजोरियां और बाहरी दबाव मिलकर ऐसे बने कि 1991 में क्या सोवियत संघ का विघटन हो गया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 11वां। प्रश्न 11वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए निर्धारित एजेंसियों के नाम एवं किन्हीं के 3 के कार्य लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कौन कौन सी एजेंसियां बनाई गई, पहले उनके नाम बताइए। तो कोई भी 3 एजेंसी की आपको क्या कार्य भी बताने हैं, तो देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई विशेषकृत एजेंसी स्थापित की गई। ये एजेंसी विश्व स्तर पर विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कार्य करती हैं। और कौन कौन सी एजेंसियां हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख सामाजिक और आर्थिक एजेंसी है पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, फिर खाद्य और कृषि संगठन FAO, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब दिए हुए हैं आपके एजेंसियाँ, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख सामाजिक और आर्थिक एजेंसियाँ। अब आपको किन्हीं 3 एजेंसियों के कार्य बताने, तो पहले हम देख लेते विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्य। तो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, स्वास्थ्य मानकों का दिशा निर्देश का निर्धारण। फिर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, बच्चों के अधिकार की रक्षा करना, बाल स्वास्थ्य पोषण की शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए कार्यक्रम चलाना। आगे खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, इनका कार्य क्या है? भूख और कुपोषण को समाप्त करना, कृषि उत्पादन बढ़ाने में देशों की सहायता करना, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना। तो ये हो जाते हैं हमारे 3 एजेंसी और उनके कार्य। इन एजेंसियों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक स्तर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कंप्लीट हो जाता है। अथवा हमारा क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में आए 4 सुधारों की व्याख्या कीजिए। शीत युद्ध के बाद जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन से सुधार हुए, 4 सुधार आपको बताने हैं। तो देख लेते हैं कि जो मैं आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ओके, मतलब आप मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अगर आप बैच के स्टूडेंट 8 बैच ज्वाइन किया है तो आप पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में जाइएगा और मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में जाइएगा, आपको PDF मिल जाएगी। बाकी आप अलग से PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐप पर आपको ई-बुक के सेक्शन पर जाना और वहाँ से दोस्तों आप क्या है ये मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की PDF ले सकते हैं। इसके साथ ही हिंदी, इंग्लिश और अन्य विषय, हिस्ट्री, अन्य विषय की भी आपको वहाँ मिल जाएगी।
PDF तो जाकर जो देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस की, फाइनल एग्जाम तक मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन साथ सब मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको करना है 8 ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। तो और सब्जेक्ट की आपको तैयारी हो जाएगी और सब्जेक्ट आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से अनुराग आसाडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करके आप रखिएगा। तो क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में आए 4 सुधारों के बताने हैं। कौन कौन से सुधार आए? शीत युद्ध की समाप्ति 1991 के बाद वैश्विक राजनीति में बड़े परिवर्तन आए, जिनका प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO पर भी पड़ा। नई परिस्थितियों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ में कई सुधार किए गए। 4 सुधार है। पहला, शांति स्थापना अभियानों का विचार। दूसरा, मानवाधिकारों पर अधिक बल दिया गया। विकास और मानवीय सहायता कार्यक्रम का विस्तार हुआ। सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग और बहस हुई। ये आपके दिए हुए हैं शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में किए गए 4 सुधार, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 22वां, रियासतों के विलीनीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका एवं योगदान को विस्तार से समझाइए। रियासतों के विलीनीकरण में सरदार पटेल की भूमिका को बताना है। तो इसे तो आप अगर आपने समझा होगा तो अपनी लैंग्वेज में आप सिंपल रूप से आप लिख सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय देश में लगभग 565 देसी रियासतें थी, 585 देसी रियासतें थी, और अंग्रेजों ने भी इन देसी रियासतों को कह दिया था कि आपकी मर्जी है, 2 देश बन रहे, जैसे देश स्वतंत्र हुआ तो देश बन रही, भारत बन रहा, पाकिस्तान बन रहा। देसी रियासतों को कह दिया भाई आपको जहाँ मिलना आपकी इच्छा, भारत में मिलना भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में मिलना तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। बहुत सारी देसी रियासतें थी तो वो क्या भारत में ही तुरंत क्या शामिल हो गई, लेकिन बहुत सारी देसी रियासत चाहती कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। पूरे देश के बीचों बीच है, ओके, पूरे देश के बीचों बीच है, लेकिन अब पाकिस्तान में शामिल होना, पाकिस्तान में कैसे शामिल हो सकते, ओके। इससे क्या पूरा देश का नक्शा बिगड़ जाएगा, असंतुलन बिगड़ जाएगा। ये सरदार पटेल समझ गए थे कि ये क्या पूरा बिगड़ रहा है, इसलिए उन्होंने क्या कुछ प्रेम से बलपूर्वक हर तरीके से उन्होंने क्या देसी रियासतों का एकीकरण किया, ओके। तो वही इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वही आपको बताना है। तो जिन पर क्या स्थायी राजा महाराजाओं का शासन था 565 रियासतों में, इन रियासतों को भारत में विलय किए बिना राष्ट्रीय एकता और अखंडता संभव नहीं थी। अगर हम बात करें कि देश को राष्ट्रीय एकता हो जाए, ओके, हमारा भारत अखंड भारत बने, तो इनके बिना नहीं हो सकता। तो इस ऐतिहासिक कार्य का नेतृत्व क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिन्हें इसी कारण से इन्हीं कारण क्या भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। क्या किया? गृह मंत्री और रियासतों विभाग का नेतृत्व किया इन्होंने। इसके साथ उनकी भूमिका और योगदान बताना, तो क्या क्या किया? गृह मंत्री थे और रियासतों विभाग का नेतृत्व किया। समझौता और कूटनीति का सहयोग लिया। राजाओं को कहा कि आपको क्या सम्मान मिलेगा, पूरा निजी भत्ता भी दिया जाएगा और उपाधियाँ भी दी जाएंगी। उन्हें स्वतंत्र समझाया कि स्वतंत्र भारत में रहना ही जनता और रियासतों के लिए हित में है। इसके बाद दृढ़ता और आवश्यकता पड़ने पर शक्ति का भी प्रयोग किया गया। शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से कि जहाँ समझौता संभव नहीं हुआ, मतलब उन्हें प्रेम से समझाया गया कि देश में शामिल हो जाए, भारत देश में, लेकिन नहीं माने तो वहाँ पटेल ने कठोर निर्णय लिए। जैसे जूनागढ़ की बात करें तो जन्म संग्रह के माध्यम से विलय करा गया। जूनागढ़ का जो राजा था वो क्या पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, ओके, लेकिन वहाँ की जनता थी जूनागढ़ की, वो भारत में शामिल होना चाहती थी। इसलिए सरदार पटेल ने कहा कि जनता का जन्म संग्रह कराया, जनता का जहाँ कहेगी वहीं क्या है शामिल हो जाना। लेकिन पटेल जानते थे कि जनता क्या है भारत में शामिल होना चाहती, इसलिए जन्म संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारत में किया। हैदराबाद में क्या ऑपरेशन पोलो को चलाया गया, मतलब ज़बरदस्ती क्या है वहाँ सेना भेज कर किया गया, क्योंकि यहाँ का निज़ाम भी था वो क्या है पाकिस्तान में शामिल होना चाहता। इस बार से कश्मीर के विलय में भी उनकी निर्णायक भूमिका रही है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की स्थापना में की, तो यही दी हुई है सरदार पटेल की भूमिका रियासतों के विलीनीकरण में। तैयार कर लीजिएगा। अथवा में हमारे दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसी विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो यह सिद्ध करती है कि भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत एक क्या है? संप्रभु राज्य है। लेकिन आपको ऐसी विशेषता बताना है देश की जिससे हम कह सकते हैं कि भारत एक क्या है? संप्रभु राज्य है। देख लेते पहले संप्रभु का अर्थ क्या होता है। संप्रभु नाम से ही अर्थ छुपाओ। स्वयं प्रभु, संप्रभु यानी स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु यानी स्वयं मालिक होना, स्वयं मालिक होना, अपने इच्छाओं अपने निर्णय क्या स्वयं लेना, ये कहलाता संप्रभु, यानी किसी का दबाव ना होना। तो किसी राज्य की आंतरिक और बाह्य मामलों में सर्वोच्च और स्वतंत्र सत्ता भारत को संविधान द्वारा संप्रभु राज्य घोषित किया गया है। इसकी निम्नलिखित विशेषताओं से हम कह सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि भारत एक संप्रभु राज्य है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहले संविधान की सर्वोच्चता। भारत संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सरकार के अंग
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका संविधान के अधीन क्या कार्य करते हैं। कोई भी बाहरी शक्ति क्या भारत के संविधान पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। फिर स्वतंत्र विधायिका भी है, भारतीय की संसद है जो कानून बनाने, संशोधन करना, कर लगाने, ये सब ये अधिकार क्या है भारत के पास है, भारत के नेताओं के पास है। ये अधिकार किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका है, भारत की न्यायपालिका है पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है। किसी भी विदेशी न्यायालय को भारत की न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं करती है, यानी जो भारत की न्यायपालिका उस पर किसी भी विदेशी न्यायपालिका का अधिकार नहीं है। स्वतंत्र विदेश नीति है हमारी, गुणनिरपेक्ष आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध और शांति से जुड़े निर्णय, ये सभी क्या है भारत अपनी राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वयं लेता है। रक्षा और सैन्य नियंत्रण, भारत को अपनी थल, जल, वायु सेनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, कई पॉइंटों के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है कि भारत क्या है संप्रभु राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के आधार पर दिया हुआ है। आंतरिक स्वशासन, प्रशासन, आर्थिक नीति, सामाजिक और सांस्कृतिक मामले पर स्वतंत्र रूप से हम क्या निर्णय ले सकते हैं बिना किसी बाहरी दबाव के। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उपरोक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से पूर्णतः क्या स्वतंत्र है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि भारत क्या है संप्रभु राज्य है। आगे लास्ट अब आ रहा है प्रश्न 30वां। प्रश्न 30वां देख लेते हैं। प्रश्न 30वां है, हमारी राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित पक्ष पर आपातकाल का क्या असर हुआ। निम्न बिंदु पर अपने विचार दीजिए। यानी नागरिक अधिकारों की दशा, नागरिकों का पर असर, कार्यपालिका न्यायपालिका के संबंध, इन सब में आपको बताना है कि आपातकाल का क्या असर होगा। क्रम से हम देख लेते हैं आपातकाल का क्या क्या असर हम देखने को मिला। तो 1975 से 1977 का भारतीय राज्य व्यवस्था पर प्रभाव, आपातकाल का क्या प्रभाव। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को गहराई तक प्रभावित किया। आपातकाल के दौरान संविधान में प्रदत्त अधिकारों, संस्थाओं के कार्यकलापों में क्या व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। नागरिक अधिकारों की दशा और नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ा वो दिया हुआ है। फिर कार्यपालिका और उसकी न्यायपालिका पर क्या प्रभाव पड़ा आपातकाल का वो दिया है। जनसंचार माध्यम के कामकाजों पर प्रभाव, तो प्री सेंसरशिप लागू कर दी गई है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को सरकार अनुमति के बिना कुछ भी प्रकाशित करने की छूट नहीं थी। सरकार की आलोचना करने वाली खबरों पर रोक लगा दी गई। तो ये किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ा। पुलिस और नौकरशाही पर क्या प्रभाव पड़ा वो दिया हुआ है। तो अच्छे से यहाँ से आप तैयार करिए। सिंपल लैंग्वेज दिया हो, जिस तरीके से आपको लिखना चाहिए उसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है। तो निष्कर्ष रूप से भी लिखा हुआ है कि आपातकाल का अनुभव भारतीय लोकतंत्र के लिए कठोर लेकिन शिक्षाप्रद दौर था। इसके बाद जनता और राजनीतिक दलों में यह चेतना मजबूत हो गई कि नागरिक अधिकारों की रक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, मुक्त प्रेस है लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि भविष्य में आपातकाल का दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान में कई सुरक्षात्मक संशोधन किए गए। कंप्लीट हो जाता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है आपातकाल क्या है। आपातकाल के बाद की राजनीति पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आपातकाल के बारे में पहले दिया हुआ है कि आपातकाल संविधान में वह विशेष व्यवस्था है जिसके अंतर्गत असाधारण परिस्थितियां जैसे राष्ट्रीय संकट, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक सुरक्षा, अशांति में केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। भारत में आपातकाल का प्रावधान संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352, 56 और 60 में है भी दिया हुआ है। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, जिसके दौरान मौलिक अधिकार निलंबित, प्रेस की सेंसरशिप लगी और शासन अत्यधिक केंद्रीकृत हो गया। तो ये आपातकाल के बताया जा रहा है। आपातकाल के बाद अब राजनीति पर टिप्पणी आपको बताना है। तो लोकतांत्रिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ, सत्ता परिवर्तन और जनता पार्टी सरकार आई, फिर संवैधानिक सुधार और सुरक्षा का उपयोग, मतलब संविधान में बहुत सारे क्या है बदलाव किए गए। न्यायपालिका और प्रेस की भूमिका को मजबूत कर दिया गया। विपक्ष और क्षेत्रीय दलों का क्या यहाँ उभरे, क्योंकि नए नए क्षेत्रीय दल उभरे और विपक्ष पार्टियों का उदय हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या कठिन परीक्षा थी, पर इसके बाद भी राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत किया गया। जनता की सजगता और संवैधानिक सुरक्षा उपायों, संस्थागत संतुलन ने यह सुनिश्चित कर दिया लोकतंत्र भविष्य में अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बने। तो इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। तो हमने देखा आपातकाल के बारे में और आपातकाल के बाद राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में टिप्पणी पूरी दी हुई है। तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको प्रश्न क्रमांक पहले से लेकर अंतिम जो हमारा प्रश्न क्रमांक 30 में था, सभी क्वेश्चन को मैंने आपको प्रश्नों का उत्तर बताया है, और अथवा शायद मैंने यहाँ प्रश्नों का उत्तर बताया जिस तरीके से एग्जाम में लिखना चाहिए उस तरीके से यहाँ मैंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको क्या समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों आप क्या है बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से दोस्तों आपको 8 ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ऑल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी और सब्जेक्ट का आपको है मटेरियल मिल जाएगा। वीडियो पसंद लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही कोई डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय।